नमस्कार दोस्तों। ईरान वार के 32 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज करीब 19 मिनट का भाषण दिया। राष्ट्र के नाम संदेश। पूरी दुनिया उनके भाषण का इंतजार कर रही थी। हम जैसे लोग सुबह सुबह उठकर भारतीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:30 बजे, अमेरिका में रात हो रही थी, सुबह से इंतजार कर रहे थे। सुना, शब्द सह सुना, पूरा नोट भी किया। फिर लगा इसमें नई बात क्या है, क्या ट्रंप कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसी बात नहीं है जो ट्रंप ने बीते 20 दिनों में नहीं कही है? ट्रंप ने जो कहा इसका मतलब क्या है? ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं ईरान की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं यह जंग अभी जारी रहेगी, 2-3 हफ्ते और लगेंगे। फिर धमकी भी दे रहे हैं ईरान को कि स्टोन एज तक पहुंचा देंगे। ट्रंप के भाषण के तुरंत बाद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है पीट हेगसेथ, वो भी लिखते हैं स्टोन एज। तो इसका मतलब क्या है? ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को जिस तरह से एड्रेस करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि जंग कितना अमेरिका के लिए जरूरी था, एक तरह से अमेरिकी आवाम को अपने पाले में लेने की कोशिश की। उस आवाम को जिसके बारे में कहा जा रहा है उनसे नाराजगी है, उनका अप्रूवल रेटिंग बहुत गिरा है अमेरिका में। तो समझने की कोशिश करेंगे बिना लंबी भूमिका के। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, बॉबी नकवी साहब, जिनसे कई बार आप हमारे यूट्यूब पर मुखातिब हो चुके हैं। अरब गल्फ न्यूज के एडिटर रहे लंबे समय तक और अरब देशों की राजनीति को समझते हैं, दुबई में रहते हैं 25 सालों से। दूसरे कुर्बान अली साहब, उनका भी परिचय मैं कई बार बता चुका हूं, कल भी हमने उनसे लंबी बात की। 4 दशकों का उनका तजुर्बा है, वेस्ट एशिया को भी समझते हैं और दुनिया की राजनीति को समझते हैं। बीबीसी से लंबे अरसे तक बतौर सीनियर जर्नलिस्ट बीबीसी के साथ जुड़े रहे हैं। दो खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका, कुर्बान साहब और बॉबी नकवी साहब। सीधा सवाल जो हमारे सवाल में स्क्रीन में दर्शक भी देख पा रहे हैं, ट्रंप के भाषण से क्या समझे? बहुत मासूम सा सवाल है। किससे पूछ रहे हैं आप? कुर्बान अली साहब, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। चलिए, देखिए अजीत अंजुम साहब, कल जो बात हुई थी कि ट्रंप साहब क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, आपने कहा कि कुछ पता नहीं होता है वो सुबह को क्या बोलें, शाम को क्या बोलें। लेकिन अगर एक लाइन में मैं इसका सार जो मैं समझ सका हूँ वो आपको बताऊँ तो वो ये है कि ट्रंप साहब अब ईरान से दुम दबा करके भाग रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ, जिसको कहते हैं ना, जवाब पेश करना, कुछ रीज़न देना, वो देने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पे उनका जो भाषण था वो अपने डोमेस्टिक लोगों के लिए था, अपने देश के लोगों के लिए था, जहां उनकी बहुत आलोचना हो रही है और उनकी रेटिंग्स गिर रही हैं, और उनको ये रीअश्योर कराना था कि देखिए आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे पास तेल का बहुत भंडार है और हम आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने देंगे, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिसको दिक्कत हो रही है वो खुद जाने, खुद डील करें, वो हमारा मामला नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने अब इस स्पीच में ये जिक्र नहीं किया कि वो खर्ग आइलैंड फतेह करने वाले हैं या उनकी फ़ौजें वहाँ ईरान में ऑन फुट सोल्जर जो उतरने वाले थे, जिसकी तैयारी, जिसका माहौल, जिसकी भूमिका बनाई जा रही थी, वो उतरेंगे। और अब उन्होंने कहा कि अब हम इस मामले को निपटा रहे हैं, लपेट रहे हैं, और अब हमारा वहाँ ज़्यादा रहने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा काम पूरा हो गया है। पहले कहा कि हमारा मतलब रिजीम चेंज करना नहीं था, लेकिन रिजीम चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ ये कि उसके जो एटॉमिक वसाइल थे ईरान के, वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें अपनी पीठ थपथपाने जैसा था, और सिर्फ एक ये कोशिश थी कि साहब हमने मिशन अकम्प्लिश कर दिया है, अब हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, नेटो से भी अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी देशों से भी कुछ लेना देना नहीं है। और फोकस किया अपने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, बताया कि मेरी प्रेसिडेंसी में जितना काम हुआ है, यानी इस हद तक वो चले गए कि साहब सऊदी अरब और रूस को मिला करके उससे ज़्यादा तेल का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो भाई फिर आपको ईरान से तेल लेने की क्या ज़रूरत है, जिसका पिछले 4 दिनों में उन्होंने कई बार जिक्र किया। और ये कि आपके यहाँ तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं अगर आपके यहाँ इतना भंडार है। तो कुल मिलाकर के कन्फ्यूजन ही था, और एक तरह से आप इसको मान सकते हैं कि उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब ईरान में हमारा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रह नहीं गया, जितना मैं समझ सका। हो सकता है कि वो कोई बड़ी तैयारी कर रहे हों,
हो सकता है हाँ। कि वो कोई और उनकी प्लान हो, क्योंकि ट्रंप के बारे में समझना आपने कल कहा था मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन कुल मिलाकर के जो 15-20 मिनट का उनका भाषण था उसका लबोलबाब यही था कि अब अमेरिका अपने पांव वहाँ से समेट रहा है और किसी तरह से वो एक एग्जिट चाहता है। ऑनरेबल एग्जिट किस तरह से होगा वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एग्जिट चाहता है और अब उसका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ रह नहीं गया है। चलिए अब जरा बॉबी नकवी साहब से समझते हैं कि आपको इस भाषण से क्या समझ आया, या कैसे आप डिकोड करेंगे, या कैसे पोस्टमार्टम करेंगे। मैंने तो देखा कि इसमें कोई नई बात नहीं है। जी अजीत जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। मैंने वो भाषण इनका लाइव देखा था। पहली चीज़ जो मुझे लगी, जैसा आपने भी नोट किया कि ये पुरानी बातें दोहरा रहे थे, मुझे ऐसा लगा जो ये किसी ने इनके जितने भी पोस्ट हैं ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे, उनको उठा के चैट जीपीटी पे डाला और उसका एक भाषण निकाल के प्रिंट आउट निकाल के इनको पकड़ा दिया, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड वैसा ही था जो ये पहले लिख चुके थे 24 घंटे 48 घंटों में जो लिखा था इन्होंने। बहरहाल ये एक चीज़ जो मुझे खास तौर पे से दूसरी ये लगी कि ये जैसे वो मोहल्ले में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फिर आदमी पिट के घर के अंदर वापस बैठ जाता है और उसके बाद फिर अपने चाचा ताऊ को ब्लेम करने लगता है कि उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। तो यहाँ इनके चाचा ताऊ कौन है? नेटो के एलाइज हैं, और जो दूसरे एलाइज हैं कोई मदद नहीं कर रहे। देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत और सिर्फ और एक चीज़ जो इनकी जो फंसी हुई है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड हटना। उस ब्लॉकेड को हटाए जाने का कोई इनके पास रास्ता इनको सुझाई नहीं देता। इनके एलाइज, नेटो एलाइज इनके साथ में आने को तैयार नहीं है। गल्फ कंट्रीज आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। हालांकि यूएई का सुना है कि वो एक यूनाइटेड नेशंस का एक सेक्शन क्लॉज 7 इन्वोक करने जा रहे हैं, जिससे यूएन अप्रूव जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव करता है कि आप किसी ऐसे नेचुरल वाटरवे पे या उस पर अगर कोई कब्जा हो जाए, ब्लॉकेट हो जाए, तो उसको बाई फोर्स हटाया जाए। यानी यूएई जो है एक लीगल फ्रेमवर्क एक तरीके से तैयार कर रहा है कि उसको बाई फोर्स जो है वो ब्लॉकेट को हटाया जा सके। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बाई फोर्स हटाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, गिवन कि जिस तरीके की वहाँ की ज्योग्राफी है, टोपोग्राफी है, और जिस तरीके का ईरान का जो सिक्योरिटी अपैरेटस आर्किटेक्चर वहाँ पे मौजूद है। दूसरी चीज़ जो ट्रम्प साहब के भाषण में जो मुझे एक चीज़ जो मिसिंग लगी कि उन्होंने बातचीत के बारे में कुछ नहीं कहा। ना तो बातचीत के बारे में कोई कहा और ना कोई ग्राउंड इन्वेजन के बारे में कहा, जैसे अभी कुर्बान अली साहब ने कहा। ये दो मेजर कंपोनेंट जो हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करी। अपनी पब्लिक को उन्होंने रीश्योर किया कि साहब ये जंग ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 2-3 हफ्ते चल के ये ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसको तसल्ली देने के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर से लेकर वियतनाम वॉर, इराक वॉर सब बता दिया। कोई 20 साल चला, कोई 8 साल चला, मतलब अभी तो हमारे 32 दिन हुए हैं। हाँ, जी 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 ये तो उनका ये कहना है कि 2-3 हफ्ते में इसको हम वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी धमकी दोहराई कि अगर ये ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो हम इनके पावर प्लांट उड़ा देंगे, हम इनके एनर्जी प्लांट उड़ा देंगे। इनकी ये पावर प्लांट उड़ाने में और एनर्जी जो सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उड़ाने में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। देखिए इनके पास एक ही चीज का रास्ता बचा है कि किसी तरह ईरान तैयार हो जाए कि साहब ये ब्लॉकेड आप हटा दीजिए और उसके बाद हम यहाँ से निकल लें, ये कहते हुए कि साहब हमने रिजीम चेंज तो कर ही दिया है। और ये कहा कि दूसरा रिजीम जो आया है अब थोड़ा समझदार दिखाई देता है और थोड़ा लेस फेनेटिक है, कम फेनेटिक है। तो उनका एक तरह से ये मानना है कि उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो था वो पूरा हो गया। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस ख़त्म कर दिए, उनकी मिसाइल फेंकने की एबिलिटी ख़त्म कर दी, उनकी जो ड्रोन फेंकने की, मारने की एबिलिटी ख़त्म कर दी। हालांकि फैक्ट्स जो ग्राउंड पे हैं वो बिल्कुल उलट हैं। उनके भाषण ख़त्म भी नहीं हुआ था कि ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल पहले तो इसराइल के ऊपर दागा,
दूसरा मिसाइल दागा बहरीन के ऊपर, उसी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पे जिसको वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, फिर से उसके ऊपर मारा। कल खबर आई थी कि अमेजोन का उनका जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो ऑफिस है, जो है वहां का रीजनल हेडक्वार्टर है, उसको उड़ा दिया बहरीन में। तो ईरान तो हर मौके पे अपना सबूत दे रहा है कि हम अभी भी मिसाइल फेंक रहे हैं, हम अभी भी ड्रोन फेंक रहे हैं। तो ये अगर ये इनका मकसद था कि ये रजीम जो है कमजोर पड़ जाए और इनके हथियार जो है, इनके मिसाइल जो है, वो उनका जो जखीरा है उसको हम डैमेज कर दें, तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है ऑन ग्राउंड पे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इनकी स्पीच का? जैसे ही इनकी स्पीच खत्म हुई, वैसे ही जो है वो स्टॉक मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ और तेल की कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। S&P का इंडेक्स जो है वो नीचे धड़धड़ा के नीचे गिरने लगा। यानी मार्केट भी अब इनका जो ब्लफ और ब्लस्टर जो था वो उससे इंप्रेस होता नहीं है। वो उसको मालूम है कि आने वाले दिनों में इस वॉर जंग की वजह से एनर्जी सेक्टर में क्या दिक्कतें आएंगी और ओवरऑल इकोनॉमिक क्लाइमेट जो होगा, जो ग्लोबल इकोनॉमी होगी, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। जो स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हैं, जो ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, ये बड़े होशियार लोग होते हैं, ये बड़े दूरअंदेश होते हैं, ये सूंघ लेते हैं हवा का रुख किस तरफ है, तो इनको समझ में आ जाता है। इसीलिए ये डोनाल्ड ट्रंप साहब से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुए हैं और जाहिर बात है कि इनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है वो भी इनसे इम्प्रेस नहीं हुई होगी। जी, तो इसको कहीं से कुर्बान अली साहब आता हूँ, बॉबी नकवी आपके पास। जैसे देखिए, रिजीम चेंज करने के बारे में भी देखेंगे तो 24 घंटे में उनके 2 बयान है। कल जब उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा हमने 2 बार रिजीम ऑलरेडी चेंज कर दिया और उसके बाद अब कम हार्डलाइनर सरकार है, जो भी किसके लिए कह रहे थे पता नहीं। और अगर आज देखेंगे तो कह रहे रिजीम चेंज करना हमारा तो मकसद ही नहीं था और हमने सारे लीडर्स वहां मर गए तो रिजीम अपने आप चेंज हो गया। लेकिन वो फाइनल टेक अवे अमेरिका का क्या है या अमेरिका का मकसद क्या था, उनके भाषण से ये पता ही नहीं चलता मकसद क्या था। अगर पीट हेग्सेट तुरंत एक ट्वीट कर देते उनके भाषण के बाद, स्टोन एज, मतलब क्या आपका ये मकसद था कि ईरान की 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क को स्टोन एज में आपको भेजना है? ये ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं पिछले 72 घंटे में, मतलब पूरी तरह से उस आबादी को 100-200 साल पीछे भेजना है। तो मकसद कुछ इस आज के 19 मिनट के भाषण से भी कुछ इस तरह का दिखा नहीं। कंफ्यूजन है कि आप 2 हफ्ते बाद जंग में रहेंगे या 2 महीने रहेंगे, क्या रहेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो फिर ये राष्ट्र के नाम संदेश की जरूरत क्या थी? ये सब बात तो आप रोज बोल रहे हैं। देखिए अजीत जी, आप को अंदाज़ा होगा कि उनके भाषण के फौरन बाद डेमोक्रेट्स ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, वो उसके पूरे भाषण की कलई खोल देता है। पूरा भाषण इसलिए था कि अमेरिका में जो हज़ारों जगह पर और लाखों लोग भाग ले रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ, और हर आदमी, अब ये एक कॉमन सेंस की बात हो गई है कि भाई ये अमेरिका की वॉर नहीं है, हमने इसमें इस पछड़े में हम पड़े क्यों, ये नेतन्याहू की वॉर थी, हम इसमें कूद गए और इसमें नुकसान हमारा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी तबाह हो रही है, हमारा शेयर मार्केट ख़त्म हो रहा है और हमारे लिए तेल महंगा हो गया है। तो अब ये बात ट्रंप को समझानी मुश्किल हो रही है अपने देश के लोगों को, अवाम को, कि ये हम इसमें हमसे एक गलती हो गई है और अब उसको रफू करना है। किस तरह से रफू करना है उसके उन्होंने ये तमाम मिसालें दी कि साहब आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारा शुक्रिया अदा करेंगी कि हमने उनको महफूज कर दिया, हमने जो ईरान एटॉमिक पावर बन रहा था उसको एटॉमिक पावर बनने से रोक दिया। और इसके अलावा तमाम वो उस तरह की बातें की हैं जिसका कोई मतलब आज की तारीख में नहीं था। अब यही है कि वो, मुझे तो यही लग रहा है कि वो वहाँ से किसी भी तरह से अब विड्रॉल के मोशन में आ गए हैं और किस तरह से वो निकलेंगे ये 2 हफ्ते में तय होगा। लेकिन हाँ, इतना बिल्कुल साफ है कि अब अमेरिका इस लड़ाई को लड़ने वाला नहीं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही है वो अपने बी बॉम्बर्स के बारे में, कि जो इस्फहान पे अभी उन्होंने 2 दिन पहले किए हैं, वो भी एक तरह से मैसेजिंग करने की कोशिश है कि साहब हमने ईरान के एटॉमिक इंस्टॉलेशंस को तबाह कर दिया। कितने तबाह हुए हैं कोई नहीं जानता। उनका तो दावा ये था कि 900 केजी जो यूरेनियम है हम उसको निकालेंगे, इसकी तैयारी हो रही थी कि वहाँ से हम निकाल के लाएंगे। कितना यूरेनियम वो निकाल पाएंगे या उसको ख़त्म कर पाएंगे कोई नहीं जानता। तो ये टोटली ब्लाइंड जिसको कहते हैं खेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अमेरिकी अवाम के नाम जो ख़त आया है वो बहुत अहम है
उसने ट्रंप को और ज्यादा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हम अमेरिकी अवाम के खिलाफ नहीं है, ये आपका प्रेसिडेंट है जमूरा, जो कि ये आप हमें भी तबाह कर रहा है और आपको भी तबाही की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल एक मैसेजिंग उसने साफ जमूरा आपने अच्छा शब्द दिया। अभी तक हमें पागल, सनकी, सिरफिरा लगता था, आपने अभी जमूरा कहा। और शायद नहीं, आप तो ये ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की जो 4 पन्ने की चिट्ठी है अमेरिकी जी आवाम के नाम, उसका जिक्र कर रहे हैं जी जी। बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहा हूं। वो इतनी इतनी फोर्सफुल ताकतवर चिट्ठी है कि हर आदमी जो थोड़ा सा भी सेंस रखता है, जो थोड़ी सी भी अंतरात्मा रखता है, वो समझने की कोशिश करेगा कि देखो भाई, जिस ईरान को ये हमारा राष्ट्रपति नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहा है, तहस नहस करने की बात कर रहा है, स्टोन एज में पहुंचा देने की बात कर रहा है, उसका प्रेसिडेंट हमारे बारे में कितनी गुडविल रखता है और हमारे बारे में कोई इलविल नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जो अमेरिकी आसपास वहां अड्डे थे उन्हीं को निशाना बनाया। अमेरिका के ऊपर तो अभी एक चिंगारी तक ईरान की तरफ से नहीं आई है, जबकि ट्रंप साहब अपने भाषण में ये कह रहे थे कि हमने साहब अपने आप को इतना महफूज कर दिया है कि देखिए ईरान ने हमारे ऊपर कोई हमला नहीं किया। अरे भाई, ईरान आपके ऊपर हमला करने कहाँ जाएगा, इतना तक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। और ट्रंप आज ऐसे बात कर रहे थे जैसे 10,000 किलोमीटर दूर बैठा ईरान हर रोज अमेरिका को टारगेट कर रहा है, और ये इन्होंने महफूज कर दिया है अमेरिका की जनता को ईरान पर हजारों किलो बम गिराकर। तो उन्होंने तो यही कहा कि भाई हम तो ये सेल्फ डिफेंस में अपना जंग लड़ रहे हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये मैसेजिंग कर दी कि ये ट्रंप साहब जो हैं, जो पिछले 1 महीने से तमाशा कर रहे थे और जिस तरह से ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे, यानी 168 जिन बच्चियों को मारा गया है, उसका कोई जस्टिफिकेशन दुनिया की कोई कौम दे सकती है क्या? कि आप जो है ये सब करने जा रहे थे, ठीक था, लेकिन आप स्कूलों पे, अस्पतालों पे बम गिराएंगे और उस तरह से लोगों को मारेंगे, तो आप तो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनते हैं। आपकी तो ह्यूमैनिटी कहीं इस पूरे जंग में दिखाई दी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि पूरी तरीके से अब ट्रंप डिफेंसिव हैं, उनके खिलाफ माहौल बन गया है। और अब जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है अक्टूबर में, उसमें उनका जीत पाना कितना मुश्किल होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि कई बार जब चीज़ें और ये वहाँ का राष्ट्रपति अमेरिका की पॉलिसीज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट में बता देता है, इराक युद्ध के दौरान भी हमने ये देखा था, तो फिर वो लोग वहाँ उसको उनकी बातों में आ जाते हैं, उसको चुन भी लेते हैं दोबारा से। जॉर्ज बुश को दोबारा चुन लिया गया था, लेकिन यहाँ कुर्बान अली साहब का नेटवर्क फ्रीज हुआ है। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए। हाँ जी, बस मैं यही कह रहा था कि अब उनके पास में सिर्फ एक रास्ता है कि वो किस तरह से वहां से विड्रॉ करते हैं। अब सीज फायर की भी बात खत्म हो गई, अब पीस टॉक्स की भी बात खत्म हो गई, और अब ईरान का जो दावा था और जो 5 पॉइंट उन्होंने बना करके दिए थे कि भाई सबसे पहले तो हमारा जो नुकसान किया गया उसका हर्जाना दीजिए, तावान दीजिए, और दूसरी चीज ये कि अमेरिका को एक्सपोज कर दिया। देखिए, इजराइल के बारे में तो हर आदमी जानता है और इजराइल के साथ किसी की ना तो हमदर्दी है, ना कोई बहुत ज़्यादा दोस्तियां रहती हैं, लेकिन अमेरिका चूंकि बड़ी ताकत है, हर आदमी उससे डरता है, तो उसको एक्सपोज करने का काम ईरान ने कर दिया इस 32 दिन की जंग के बाद, और ये साबित कर दिया है कि वो मजबूती के साथ डटा हुआ है। उसको इराक ना समझा जाए, उसको वेनेजुएला ना समझा जाए, और वो आखिरी दम तक लड़ेगा और इसका जवाब देगा। बॉबी नकवी साहब, जो भाषण आज ट्रंप का हमने सुना, और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं इसी उम्मीद से कि शायद कोई सेंस की ऐसी नई बात करें जिससे साफ साफ क्लैरिटी हो, क्योंकि आपने एक देश पर हमला बोला है और पूरी दुनिया को फंसा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जिस तरह से नाकेबंदी, टोलबंदी हो रही है उसके बाद, और पल्ला झाड़ रहे पीछे 5 दिनों से, 4 दिनों से, जब आप ये कहने लगे कि जिनको तेल चाहिए वो खुलवाएं, नेटो देश को तेल चाहिए, फ्रांस को चाहिए, यूके को चाहिए, वो जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाए। एक तरह से आज भी उन्होंने इसी तरह की बात की, लेकिन एक बात ये भी कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद फिर बड़ा हमला करेंगे। तो इसको किस तरह से देखें? और जाहिर है खबरें आ ही रही है कि तमाम वारशिप्स की रवानगी हो रही है वेस्ट एशिया की तरफ। तो क्या 2 हफ्ते बाद देख सकते हैं कि कोई लड़ाई की कोई सूरत खार्ग और हॉर्मुज को लेकर? देखिए, जो इनकी जो भाषणबाजी है,
जिसको मैं खासकर ये दो लोग जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जो वॉर सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उनका जो दोनों का जो ब्लफ और ब्लस्टर है, वो हमेशा उनके भाषणों में आपको ये देखने को मिलेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के भाषण के बाद वो पीट हेग्सेथ ने, जैसा आपने बताया, उन्होंने ट्वीट किया कि स्टोन एज। अब स्टोन एज का मतलब क्या होता है, ये कैसे अचीव किया जाता है? इसका मतलब ये है कि आप वहां पे ईरान में कारपेट बॉम्बिंग करेंगे, वहां पे कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, बैक टू माफ करें, बैक टू स्टोन एज, सॉरी, पूरा अगर देखें तो बैक टू स्टोन एज। हाँ जी जी। तो बैक टू स्टोन एज पहुंचाने के लिए आपको ऐसी कारपेट बॉम्बिंग करनी पड़ेगी जिसमें कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई बिल्डिंग, कोई म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस, कोई सरकारी दफ्तर, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई बचे ना। जाहिर बात है उसमें जाने भी जाएंगी। अब इस तरह की बात करना ही एक तरह से वॉर क्राइम है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। और आई एम श्योर कि जब ये जंग रुकेगी आने वाले टाइम में, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिए जाएंगे उनकी जनता द्वारा, या हो सकता है कि उनको इम्पीच कर दिया जाए मिड टर्म इलेक्शन के बाद, तो जाहिर बात है कि ऐसी मांगे उठेंगी कि ये दोनों को, और तीनों को, बल्कि पीट हेग्सेथ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट के इनका ट्रायल किया जाए और इनके ऊपर मुकदमा कराया जाए। खैर, अब बात आते हैं कि इनका नहीं, इस पे मैं चाहता हूं दर्शकों को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बॉबी नकवी साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, ये व्याख्या होनी चाहिए कि बैक टू स्टोन एज कहना, शुरू में भी मैंने इसलिए जिक्र किया। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, बॉबी नकवी साहब, शायद आपको करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा कनेक्ट होइए आप एक बार, तब तक मैं यही सवाल कुर्बान अली साहब से एक बार दोबारा। कुर्बान अली साहब, ये बहुत बड़ी बात है कि वॉर सेक्रेटरी अमेरिका का कहता है बैक टू स्टोन एज। मतलब एक मुल्क को, 9 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के लिए अगर आप लिखते हो बैक टू स्टोन एज, अगर आपने रिजिम चेंज के लिए कहा तो चलो ये फिर भी कह सकते हो, हालांकि वो भी गलत है। उस मुल्क का रिजिम चेंज करके वहां का रिजिम तय करने वाले आप कौन होते हो? वहां की जनता करे। लेकिन बैक टू स्टोन एज का मतलब वो कारपेट बॉम्बिंग, बुलडोज करना, तबाह करना, ये कर रहे हो एक मुल्क के लिए, वहां की करोड़ों की आवाम के लिए। एक मिनट कुर्बान अली साहब, वो पूरी कर लें, अब वो चूंकि जुड़ गए, उसके बाद आते हैं इसी सवाल के साथ। बॉबी नकवी साहब, इनके आगे जो रोल मॉडल है, जो गाजा में जो रोल मॉडल नेतन्याहू साहब ने तैयार किया है, जो गाजा को जैसे उन्होंने बर्बाद किया है, चुन चुन के वहाँ के यूनिवर्सिटी, वहाँ के अस्पताल, वहाँ के स्कूल, उनको तबाह किया है। यानी आप खाली एक आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ को नुकसान नहीं पहुँचाया है, वो करंट जनरेशन को नुकसान पहुँचाया है और आने वाली जनरेशन्स को नुकसान पहुंचाया कि ना तो वहां पे किसी का इलाज हो सके, ना वहां के बच्चे कभी पढ़ लिख सकें। मकसद ये होता है कि करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स को तबाह करना। ये एक जेनोसाइड है जो गाजा में किया गया। उसी टेम्पलेट को शायद उनका, डोनाल्ड ट्रंप का जो वॉर सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, शायद उसी टेम्पलेट को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जाहिर बात है कि इससे जो है ईरान को खामियाजा तो बहुत भुगतना पड़ेगा। हो सकता है ईरान 10, 20, 30 साल पीछे चले जाए और वहाँ बहुत हज़ारों की तादाद में जाने जाएं, लेकिन इसका खामियाजा भी अमेरिका और इजराइल को भी उठाना पड़ेगा, ये बात तय है। इनके जो भाषण जो है जी, इनके जो भाषण है, इनके भाषण से यही मतलब निकलता है, नंबर 1, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। नंबर 2, इस जंग से बाहर निकलने के लिए इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। नंबर 3, इनके पास कोई एक रास्ता नहीं है जिससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सकें। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज खुल जाए तो ये जंग खत्म करके यहाँ से भाग लेंगे, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के यहाँ से भाग लेंगे। ये सब पॉस्चरिंग है। इनको लगता है कि जो बैकग्राउंड में जो चीजें चल रही हैं, जो कुछ बातचीत चल रही है, शायद चीन इन्वॉल्व हुआ है, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, तो ये सिर्फ पॉस्चरिंग इनकी चल रही है। जी कुर्बान अली साहब, वही सवाल कि अमेरिका का वॉर सेक्रेटरी अगर लिखता है बैक टू स्टोन एज, तो इसका मतलब है कि आप एक मुल्क को, 9 करोड़ की आबादी वाले मुल्क को आप पाषाण काल में, पत्थर युग में भेजना चाह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। तो उस मुल्क की आबादी को क्या बर्बाद, जमींदोज, बुलडोज करना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? सही कहा बॉबी नकवी साहब ने, इस तरह की चीज लिखना भी वॉर क्राइम है।
देखिए, बॉबी नकवी साहब जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ, और आप भी जानते हैं कि ये वार क्राइम्स हैं, और ये वॉर क्राइम्स पिछले 2 साल से चल रहे हैं, गजा से लेकर के ईरान तक। लेकिन आप ये बात उन लोगों से कर सकते हैं जो सिविलाइज लोग हों। जब लोग इस उस पर, और अमेरिका का राष्ट्रपति इस नहज पर उतर आए कि वो उसकी भाषा का कोई मतलब ही ना रह जाए, वो जो चाहे मतलब एक गली मोहल्ले के गुंडे मवाली वाली ज़बान का इस्तेमाल करने लगे, तो आप उससे क्या और उम्मीद करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वॉर क्राइम्स हुए, साउथ अफ्रीका ने मूव किया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ, क्या नतीजा निकला? कोई आप इसको तब होता है ना कि जब इंटरनेशनल कम्युनिटी खड़ी हो एक पूरी तरीके से और उन लोगों के खिलाफ जो कि ये काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 किया, 2 किया, या और चीज़ें की, इस तरह की हीनियस क्राइम किए, उनके खिलाफ मुकदमे चले। हमने देखा है कि न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी हुआ हिटलर के और उसके साथियों के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका के लिए। अमेरिका सही ने बात है जब भाई। 165 स्कूली बच्चों को, बेटियों को, 8 साल 9 साल की बेटियों को मार दिया, और ये जी साबित हो गया कि आपकी टॉमहैक मिसाइल से स्कूल में बच्चियां मरी, और बेशर्मी जी से आप पल्ला झाड़ के घूम रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया में जी कोई मुल्क और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून और कोई भी कायदा आपको रोकता नहीं है और आपकी जिम्मेदारी नहीं तय कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात को लिखा है जो आपने कहा बिल्कुल। है। और हम्म। उसके बावजूद जब आपके ऊपर कोई हया शर्म बाकी ना रहे, आप बिल्कुल नंगे हो जाएं, तो जो हमारे यहाँ यूपी में कहावत है कि भाई नंग बड़ा परमेश्वर से, तो आप तो उस रूप में आ गए हैं। आपके लिए किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह गया है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी पिटाई आपकी हुई अमेरिका में, आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने कहा कि हमें ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए, हमें नो किंग्स का जो मूवमेंट शुरू हुआ है, तब जाकर के ये, वरना तो नेशन को एड्रेस करने की जरूरत ट्रंप को क्या थी? ट्रंप तो ये मान रहे थे कि भाई सारे अधिकार मेरे पास में हैं। हालांकि सेनेट में, अमेरिकी कांग्रेस में जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस बीच में, अगर आप उनको देखें तो वो एक तरह का संकेत देती हैं कि भाई ये राष्ट्रपति महोदय आप जो कर रहे हैं ईरान में, ये सब सही नहीं है, और ये हमारी वॉर नहीं है, ये नेतन्याहू की वॉर थी। आपने ज़बरदस्ती इसको ओढ़ लिया और आप जो है वहाँ नंबरदारी करने के लिए पहुँच गए ईरान में। इसका कोई मतलब नहीं था। और आज आप पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं, पहले तो एक हफ्ते से तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपको लग रहा था कि आप उसको लिबरेट कराने वाले, उसको खुलवाने वाले। अब आपने बिल्कुल हाथ झाड़ दिए कि नहीं साहब, हमारा कोई मतलब नहीं है, जिसको तेल लेना है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो ले, हमारे पास तो काफ़ी है, हम अपना खुद कफील हैं, जबकि आत्मनिर्भर हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नौबत आई आपकी वजह से। 28 किया फरवरी के पहले तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला ही था। तो तब ये कहां टोल तमाम नाका देशों लगा को, था जो आज लगा है। नेटो देशों को और उन तमाम देशों को जो जिनका इंटरेस्ट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ये कहना चाहिए कि ट्रंप साहब, आपने तो बीड़ा उठाया था, तो अब आप इसको आगे बढ़िए, तब तो हम आपके साथ में आएंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई नहीं, हमारी ये जंग है ही नहीं। अभी कल ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। स्पेन, इटली, फ्रांस, 3 देशों ने कह दिया कि हम अपना एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो हर आदमी जानता है कि भाई आप एक बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, आप एक हिमाकत का काम कर रहे हैं। इसमें आपका साथ क्यों दिया जाए? सिर्फ इसलिए कि आपकी सनक है कि आपको हर कीमत पे इजराइल और नेतन्याहू का साथ देना है, और गजा में जो क्राइम हुए उस पर पर्दा डालना है, और एप्स्टीन फाइल का असली चीज़ तो वो है, उस पर पर्दा डालना है। ये सारी जंग तो इसलिए हुई ना, और उसको करने के लिए आपने पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। आज जैसे ये भाषण उनका ख़त्म हुआ है, आप देख रहे होंगे कि टोक्यो से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, सिंगापुर, तमाम जो देश हैं जहां वो शेयर बाज़ार था वो लुढ़क गया, एकदम से रेड जोन में चला गया जो ग्रीन था। और हर आदमी परेशान हो रहा है कि भाई किस तरह से बचा जाए। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से भारत में सब्सिडी दी गई है उस तरह की को किया, लेकिन कितने दिन चलाएंगे जब तक कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मसला हल नहीं होता। और वो अब इसलिए हल नहीं होने वाला है कि अब ईरान को पता चल गया कि ये उसके पास में हुक्म का इक्का है, वो अब इसको नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देना चाहिए। मैं इस राय का हूँ कि उसको बिल्कुल उसी तरह से इस पर काम करना चाहिए जिस तरह से सुएज कैनाल क्राइसिस के बारे में वक्त में 1956 में मिस्र ने किया था। और अगर वो इसको छोड़ देता है ईरान, तो ये उसकी बहुत बड़ी हार होगी और वो बहुत कमज़ोर विकेट पे आ जाएगा। ये उसके पास इस वक्त बहुत मजबूत कार्ड है, उसको मजबूती के साथ में करना चाहिए।
और जोर देना चाहिए कि ट्रंप और नेतन्याहू को, ये चूंकि वॉर क्रिमिनल्स हैं, इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इसलिए ये उसका हर्जाना भरें, तावान दें और उस तावान को इंटरनेशनल कम्युनिटी को वसूल करवा करके ईरान को देना चाहिए। ईरान भले ही जंग में काफ़ी तबाह हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कॉर्पोरेट बम्बिंग जैसी तो चीज़ वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस्फहान में जिस तरीके से किया गया है वो आप समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि खबरें नहीं आ रही हैं, फुटेज सही नहीं आ रहा है ईरान से, तो हमको वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल पा रही हैं उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके उनकी सिर्फ हिम्मत है ईरान की, उस हिम्मत को हम सलाम करते हैं कि 32 दिन की लड़ाई के बाद भी वो झुके नहीं और आज वो इस पोजीशन में आ गए हैं कुछ कुदरती तौर पर कि अब वो अमेरिका को और इजराइल को दोनों को सबक सिखाएंगे। और इस बीच में सबसे अहम बात यह है अजीत जी कि जो लेबनान में तबाही हो रही है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। लेबनान का तो नाम भी आज नहीं लिया ट्रंप ने। भाई क्या हो रहा है वहाँ लेबनान में? नेतन्याहू 10 को जो लाख है लोग, 10 लाख लोग विस्थापित हो गए, 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, और मारे गए में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब हैं, और सैकड़ों घरों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया इजराइल ने, बल्कि कब्जा कर लिया। अगर देखें साउथ लेबनान में लातनी नदी से 30 किलोमीटर अंदर तक ग्राउंड फोर्स। इजराइल को ये किसने अधिकार दे दिया? नेतन्याहू को किसने ये अधिकार दे दिया कि तुम, कोई कहने सुनने वाला नहीं। ईरान के बारे में तो कुछ चर्चा हो भी रही है, लेबनान का तो कोई नाम कोई देश ले ही नहीं रहा है। अफसोस की बात यह है, जिस तरह से लेबनान पर हमला हुआ, होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग होती और उसको कंडेम किया जाता और रोक लगाई जाती। भाई किस बात पे? ईरान के पास में तो चलिए आपने एक जवाब बना दिया कि एटॉमिक हथियार है। लेबनान के पास भी है क्या एटॉमिक हथियार? जो इसलिए नहीं, तो वहां ये भी है ना, आता हूं इस पर बॉबी नकवी आपको, वहां तो ये भी है ना कि ये हिजबुल्ला के गढ़ पर अटैक कर रहे हैं, और वो हिजबुल्ला वर्सेस लेबनान गवर्नमेंट है। ईरान, लेबनानी जो फोर्सेज है, आर्मी, उसको पूरा फंड अमेरिका करता है। तो लेबनान में ऑलरेडी 2 सेंटर बना हुआ, ये कह रहे हैं हम तो हिजबुल्ला को खत्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कुर्बान अली साहब फ्रीज की आपको आवाज आई? नहीं, मैं फ्रीज नहीं, कि मैं सोचा आप शायद बॉबी नकवी साहब से जवाब चाहते थे। नहीं, मैं तो यही चाह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ कि हिजबुल्ला को या हमास को मारने का लाइसेंस आपको किसने दे दिया? किसी सॉवरेन देश के ऊपर हमला करना और इस तरह से तबाही मचा देना। इनफैक्ट कारपेट बॉम्बिंग तो इजराइल में हो रही है। जिस तरह से वहाँ जो रिहायशी इलाके हैं उनको आपने वो हशर कर दिया जो सीरिया में हुआ था। बिल्कुल ईरान नहीं, ईरान में तो है ही। सीरिया में जिस तरह से तबाही हुई थी वो उस तरह की तबाही अब लेबनान में भी देखने को मिल रही है। ईरान में तो अभी हुई है और कोई उसकी कोई बात करने वाला ही नहीं है। और लेबनान की सरकार की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। मुझे तो हैरत की बात ये हो रही है कि आखिर वो उनकी सरकार कर क्या रही है। और बाकी तमाम अरब देश, लेबनान तो अरब लीग का भी मेंबर है, कम से कम अरब लीग को और अरब देशों के दूसरे संगठनों को सामने आना चाहिए था, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। एक बॉबी नकवी साहब, इस पर आपकी क्या राय है, समझना चाहेंगे। देखिए, इजराइल तो यही जस्टिफाई कर रहा है कि लेबनान आतंकी संगठन है, जैसे हमास है, जैसे हुती है, और हम लेबनान को खत्म कर रहे हैं। लेबनान के जो मिलिटेंट हैं, जो लेबनान के टेररिस्ट हैं, जिन्होंने लेबनान से इजराइल पर लगातार हमले किए, जो दरअसल ईरान का प्रॉक्सी है, इसलिए हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उनके कमांडर्स को। लेकिन ये सच है कि वहां सैकड़ों लोग मारे गए, बेकसूर लोग हैं, जर्नलिस्ट मारे गए 3, उन पर हमने एक वीडियो किया था, 3 जर्नलिस्ट, जो लेबनानी जर्नलिस्ट मारे गए। तो क्या लगता है इसको, ईरान की सरकार, लीडरशिप, हिजबुल्ला, उसमें जो ईरानी, माफ करें, लेबनान की मिलिट्री, उससे अमेरिका का रिश्ता, कैसे देखते हैं इसको? अनम्यूट। हाँ जी, सॉरी। मैं कह रहा हूं कि आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। अभी कुर्बान अली साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में कह रहे थे कि कैसे ईरान का लेवरेज है। मैं ये मानता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान का ट्रम्प कार्ड है। तो वो ट्रम्प कार्ड जो है उसको अपना हमेशा अपने जो है वो अपने पास रखेंगे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में जो कही थी, देखिए इस बार क्या है, सबसे बड़ी जो अच्छी बात हो रही है कि जो नेटो के जो बड़े एलाइज हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा कॉन्क्रीट एक्शन लिए हैं। स्पेन ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा एयर स्पेस और हमारे बेसेस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते।
पोलैंड से इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो पेट्रियट की जो बैटरीज हैं उनको उठा के आप मिडिल ईस्ट में वापस करिए, उन्होंने मना कर दिया। वैसे ही दूसरी कंट्रीज ने, फ्रांस ने तो यहाँ तक किया कि फ्रांस के एयर स्पेस से इजराइल, अमेरिका इजराइल को एक जहाज भर के वेपन्स भेज रहा था, तो वो फ्रांस ने उसको क्लियर करने से, एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ा एक्शन नेटो एलाइज ने लिया है। और एक छोटी सी चीज, ब्रिटिश पीएम ने यह भी कहा कि हम 32-34 देशों की अलग से मीटिंग बुलाएंगे, अभी कल स्टारमर ने कहा। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये हमारी जंग नहीं है। ये देखिए, एक वेस्टर्न अलायंस जो था, जो 2003 में 30 कंट्रीज का अलायंस था और 45 कंट्रीज की हामी थी इसमें, जो इराक के ऊपर इन्वेजन हुआ था, ठीक है, आज वही वेस्टर्न अलायंस जो है ये पूरा टूट के खड़ा हुआ है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये एक अनजस्ट इलीगल वॉर है जो नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप साहब के ने 28 फरवरी को शुरू की है। अब बात करते हैं हिजबुल्लाह की और लेबनान की। देखिए, इसमें सबसे जो हैरानी की बात यह है कि इस पूरे रीजनल इशू में, ये जो ईरान का जो इशू है और इजराइल का जो इशू है, इसमें नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादा वोकल हैं, वो फिलिस्तीन के बारे में ज़्यादा बोलते हैं बनिस्बत जो कंट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ताकत है, वो फिलिस्तीन के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे हिजबुल्ला है और हुतीज हैं, इन्होंने बराबर आवाज़ें उठाई हैं ईरान के अलावा, ठीक है। अब आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि हिजबुल्ला ने एक फ्रंट खोला। हिजबुल्ला एक नॉन स्टेट एक्टर है, मगर उनके बड़े वास्ट रिसोर्सेज हैं, उनके पास बाकायदा एक आर्मी है, उनके पास मिसाइल्स और रॉकेट्स का एक ज़ख़ीरा है और बड़ी एक टेरिटरी वो कंट्रोल करते हैं, ख़ास तौर पे से उस तरफ के बॉर्डर को जहाँ जो इजराइल से मिलता है, जो एक साउथ लेबनान, जो एक लितानी नदी है, नदी के इस पार जो है वो पूरा इलाका, वो आगे तक वो हिजबुल्ला कब्जा करता था। अब इजराइल ने आगे बढ़ के लितानी नदी तक वहाँ ब्रिज उड़ा दिए और वहाँ तक कब्जा कर लिया है। देखिए, इजराइल अब इसमें ये इतना कहना चाहिए कि इजराइल कह सकता है कि साहब हमारे ऊपर हिजबुल्ला से हमला हो रहा था, इसलिए हम लेबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम तो हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान, इतना ऐसा इशू ब्लैक एंड वाइट ऐसा है नहीं। देखिए, इजराइल के कब्जे में गोलन हाइट्स भी है, जो हिस्सा सीरिया में जो पड़ता है, जो पैरेलल में चलता है लितानी रिवर तक, उसके पैरेलल में चलता है, उस हिस्से के ऊपर इजराइल का कब्जा है, पूरा वो एरिया कब्जा कर रखा है। सीरिया कहता है कि आपका ये गोलान हाइट्स जो है आप हमको वापस कर दीजिए, लेकिन ये नहीं करते। देखिए, तो इजराइल की जो जंग है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी भले ही उसको इलीगल कर दे, लेकिन उनकी जंग जो है वो इजराइल से है और उस जंग के चलते उन्होंने जो फ्रंट खोला हुआ है, जाहिर बात है कि उसका असर लेबनान के ऊपर है। इसमें लेबनान की सरकार को खड़े होके और इसमें हिजबुल्ला का साथ देना चाहिए था, जो कि वहाँ पे लेबनान की जो एक बहुत बड़ा एक तबका जो है, शिया सुन्नी दोनों वहाँ पे, और कुछ हद तक वहाँ के क्रिश्चियंस भी, वो भी ईरान का सपोर्ट करते हैं। तो इसमें लेबनान की सरकार जो है वो खामोश बैठी है और उसको मुखर होके इसमें बोलना चाहिए कि ये जो हमारी ज़मीन पे, हमारी टेरिटरी पे जो कब्जा करने की इजराइल कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि ये परमानेंट एक बफर जोन पहले ही बनाए हुए थे 20-30 किलोमीटर का, अब वो लितानी नदी तक वहां पे बफर जोन बना के और उस पूरे एरिया से 10 लाखों लोगों को वहां से विस्थापित करके और भगा रहे हैं। इसका प्रोटेस्ट लेबनान को खुद खड़े होके करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। मेरे ख्याल से ये लेबनान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा और ये एक परमानेंट वहां पे एक डी फैक्टो बॉर्डर इजराइल बना देगा। जी चलिए, आखिरी एक सवाल, बहुत सारे दर्शकों को जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, उसके लिए आखिरी सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हालांकि आपने बात की और हम लोग लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बात कर रहे हैं। एक पक्ष जो कुर्बान जी ने कहा कि ईरान के कब्जे में है, आपने कहा वो ट्रम्प कार्ड है और ईरान को उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ एक दूसरा सवाल है,
कि भाई ईरान अगर कंट्रोल करेगा इस नाते, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल तक ईरान का है, एक तरफ ओमान का है, वो दोनों मिलकर कंट्रोल अगर करने लगेंगे, जैसा कि अरागची ने कल बयान भी दिया है और बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, तो फिर तो ये हुआ ना कि दुनिया के तमाम देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग भारत। वो 20-20 लाख डॉलर उसकी वसूली करेंगे दुनिया के तमाम देशों को। जो अमेरिका ने सींग लड़ाया ईरान से, सींग लेकर अमेरिका कूदा, खामियाजा दुनिया के देश भुगतेंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। नहीं तो लेकिन अजीत जी ये भी तो जानिए ना कि आप ईरान को आपने पिछले 40 साल से आपने सैंक्शन लगा रखे हैं, 50 साल से वो दुनिया से अलग थलग आपने कर रखा है, उसको तो आप जीने का भी हक नहीं देना चाहते। और आज अब एक बाई डिफ़ॉल्ट उसके हाथ में एक कार्ड आ गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको ना करें। क्यों ना करें? क्यों? अगर ये नहीं है तो फिर सुएज कैनाल क्राइसिस पर फिर मैं जाता हूँ 56 में, कि जब वहाँ फ्रांस और ब्रिटेन की नंबरदारी थी, तब तो किसी ने एतराज़ नहीं किया था उस पर, वो जब टैक्स वसूल कर रहे थे, टोल टैक्स। अब ईरान कितना टोल टैक्स वसूल करे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन वो ईरान ना करे, इसका ये कैसे कहा जा सकता है? क्यों ना करे? वो भाई 12 नॉटिकल माइल्स की तो उसका बकौल आपकी हक ही बनता है। और फिर ये तो युद्ध जैसी स्थिति हुई, युद्ध में तो हर चीज़ जायज़ होती है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो क्यों ना करे? वो आप चाहते हैं कि ईरान इस पर सदाशता दिखाए और छोड़ दे, और छोड़ भी दिया, आपके लिए तो छोड़ ही दिया ना, और तमाम फ्रेंडली देशों के लिए छोड़ दिया ना उसने, चीन के लिए छोड़ दिया, आपके लिए छोड़ दिया, पाकिस्तान के लिए छोड़ दिया। अब वो जहाँ पे हीट महसूस हो रही है ज़्यादा, उसको करना चाहता है, तो उसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी तबाही हुई है ईरान की, जितना उसका नुकसान हुआ है, उसका एस्टीमेट भी कोई लगाएगा और उसकी भरपाई भी कोई करेगा, वो तो कोई बात हो नहीं रही है। आखिरी सवाल बॉबी नकवी साहब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ही, क्योंकि अब पूरी लड़ाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे है और ट्रंप की गर्दन वहीं फंसी है। मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल तक दरअसल इंटरनेशनल वाटर होता है, वहां 32 किलोमीटर की पूरी का स्ट्रेट है, एक तरफ ओमान, दूसरी तरफ ये, बिना ईरान के वाटर में गए हुए कोई भी जहाज वहां से, तेल टैंकर हो चाहे कार्गो शिप, गुजर नहीं सकता। ठीक है, वहां पॉइंट। लेकिन मैं देख रहा था कि क्या इंटरनेशनल कानून क्या कहता है, तो कुछ जगह मुझे, जो मैं जितना सर्च करके समझने की आज सुबह कोशिश की, तो इंटरनेशनल पैसेज कहा जाता है उसको। ऐसे मामलों में इंटरनेशनल पैसेज में कोई देश उसको अगर चाहे कि इंटरनेशनल वाटर कहकर उसको पैसेज को कंट्रोल करे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस पर मामला उठ सकता है और दूसरे देश सवाल उठा सकते हैं। देखिए, इसमें जो ईरान के जो लोग हैं वो बड़े होशियार लोग हैं। वो बड़ी, ये जो कल का जो अब्बास अरगची जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में वो जो टोल टैक्स वसूला जाएगा उसका फैसला सिर्फ ईरान और ओमान कर ओमान। सकता है। अब वो क्यों कह रहा है ऐसा? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि जो ईरान का जो टेरिटोरियल वाटर है, यानी वो करीब 12 मील का है, यानी मोटा मोटा मान लीजिए 22-23 किलोमीटर। वही ईरान का भी, जो ओमान का भी जो टेरिटोरियल वाटर है वो 12 मील का है। ठीक है, जो नैरोएस्ट जो चोक पॉइंट है वो 22 माइल का है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोक पॉइंट है 22 मील का, वो पूरा 22 मील पे ट्रैफिक नहीं जा सकता। वहाँ जो डीपेस्ट जो चैनल्स हैं, जिसपे एक हैवी जो लार्ज वेसल्स होते हैं, वो जाने के लिए 2 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी आगे के लिए जाने के लिए है और 2 किलोमीटर वापस आने के लिए, ये डीपेस्ट चैनल्स हैं। ये दोनों जो डीपेस्ट चैनल्स हैं, ये ईरान और ओमान की टेरिटोरियल वाटर में आते हैं। तो इस टेक्निकलिटी को समझना बहुत जरूरी है। जो वो कह रहे हैं कि इस पे क्लेम हमारा है, तो वो क्लेम एक तरीके से बनता है। अब वो अलग बात है कि आज तक वो खुला हुआ था वो रास्ता। ये वैसे ही बात होती है कि साहब जमीन का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, उस पे से लोग आ जा रहे हैं। अब लेकिन किसी का अगर मकान बन गया तो जाहिर बात है कि वो अपनी दीवार उठा देगा। तो आज वो ईरान ने वो फैसला लिया है कि साहब अब हम यहाँ पे दीवार उठा देंगे, इस प्लॉट पे से कोई आ जा नहीं सकता। और इसमें ओमान को वो अपने साथ
लाने की कोशिश करेंगे कि आप भी अपनी एक टोल, आप जाने के लिए चाहे आप करिए, आने के लिए हम करेंगे। तो ऐसा कोई मैकेनिज्म वो करेंगे। और देखिए दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये जो टेम्पलेट ये आया कहाँ से, ये बात, ये जो टोल टैक्स वाली बात आई कहाँ से? ये टेम्पलेट इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ग्रेट ब्रिटेन इस्तेमाल कर चुका है। 1952-53 में जब ईरान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब नेशनलाइज की थी ऑयल फील्ड्स, तो उस टाइम साहब ब्रिटिश ऑयल जो थी उसको भगा दिया गया था वहां से। उसके प्रोटेस्ट में उसका विरोध दर्ज करते हुए यूके ने क्या किया कि वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर एक ब्लॉकेट लगा दिया कि आप, ठीक है, आपने नेशनलाइज कर दी ऑयल इंडस्ट्री, अब तेल आप यहां से निकाल के देखिए। उसी ब्लॉकेट के चलते जो है वो ईरान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में अल्टीमेटली कू हुआ, उनको हटाया गया और ये शाह साहब को जो है वहां पे शाह ईरान अमेरिका ने लाके बैठाया, ने लाके बैठा दिया। तो ये टेम्पलेट जो आया है ये तो वेस्ट से आया है। आज ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर्स को अपने राइट्स असर्ट कर रहा है, तो वो कोई इलीगल काम नहीं है। ये नेचुरल वाटरवे जरूर है, लेकिन उनके टेरिटोरियल उसमें आता है। हालांकि जो ईरान के जो टेरिटोरियल क्लेम है उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन जो एक आम जो टेरिटोरियल क्लेम माना जाता है वो कोस्ट लाइन से 12 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में। तो उसी क्लेम को चलते ईरान वही क्लेम आज असर्ट कर रहा है कि ये डीप चैनल्स जो हैं ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आते हैं, तो हम इस पर टोल टैक्स लगाएंगे। ये आप ये बात मान लीजिए अजीत जी कि ये जंग जब भी खत्म होगी ये इसी मामले पे खत्म होगी कि आगे इसको मैनेज करने का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। तभी ये जंग खत्म होगी और तभी अमेरिका पीछे हटेगा और इजराइल पीछे हटेगा। जी चलिए देखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कुर्बान जी? बातचीत खत्म करेंगे हम। अब गर्दन स्ट्रेट पर ही फंसी है। नहीं वो तो है ही, लेकिन वो तो ट्रंप ने तो उससे हाथ अपना पीछा छुड़ा लिया ना। उन्होंने कहा कि जिसको जरूरत है वो जाए, तो अब ट्रंप का तो वहां कुछ रह नहीं गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। ट्रंप को तो अब ये है सिर्फ कि उसकी फौजों की वापसी कैसे होगी। सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब ग्राउंड फोर्स ईरान में अमेरिका की नहीं उतरने वाली है। वो खर्ग आइलैंड पे जो कब्जे करने की बात हो रही थी और दूसरा आइलैंड जहाँ पे ईरान की ये तेल शोधक कारखाने हैं, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अब आने वाले वक्त में ईरान किस तरह से करता है, क्योंकि उसने कल से ये चेतावनी दी हुई है कि जो अमेरिकन कंपनी है गल्फ में, यूएई, कतर, ओमान और कुवैत और सऊदी अरब में, उसको वो निशाना बनाएगा। कुछ जगह निशाना बनाया भी गया है। वो उस पर कायम रहता है या पीछे विड्रॉल करता है। अब चाबी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस ईरान के हाथ में आ गई है जिसको बिल्कुल पुश टू द वॉल कर दिया गया था। और अब ईरान की तरफ से ये तय होगा कि इस जंग का अगला पड़ाव अंजाम क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बॉबी नकवी साहब, कुर्बान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को पूरे मामले को समझाने के लिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।